Hi, my dear friends, how are you all? I hope that you are very safe, happy and healthy at your place. आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है रूमर्स एंड प्रोफेसीज। ये हमारा पेज नंबर 294 के ऊपर है और ये बिल्कुल एक स्टोरी है जो मॉडर्न हिस्ट्री है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब हम इसे और इंटरेस्ट से पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि जो इंडियंस थे वो हिंदूज मुस्लिम्स जो हैं वो ऐसा काफी ज्यादा सेंसिटिव थे इस बात से कि ब्रिटिशर्स क्या चाहते हैं, हमें क्रिश्चियन में बदल देना चाहते हैं। उसके लिए ब्रिटिशर्स बहुत सारे तरीके अपनाने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये बात जो है इंडियंस के मन में बहुत ज्यादा बैठ चुकी थी। वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, गुस्सा थे, नाराज थे विद द ब्रिटिशर्स। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है रूमर्स एंड प्रोफेसीज। रूमर्स का मतलब होता है अफवाह, ठीक है। कोई झूठ जो है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सच बात है और वो फैलता जा रहा है, दैट इज नोन एज रूमर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफेसी। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी। ये जो रूमर और प्रोफेसी हैं, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं विच वर वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्प्रेड ऑफ 1857 रिवोल्ट, ठीक है। जो बातें फैल रही थी उससे क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है लोग भड़क रहे थे, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन जो रूमर है वो है कि जो कार्ट्रिजेस हैं, मतलब जो कारतूस है, आपको पता है दिल्ली में सिपाही जाकर क्या कह रहे थे बहादुर शाह को कि हमें ऐसी बुलेट्स को मुंह से बाइट करना पड़ेगा, ठीक है, विच आर एक्चुअली कोटेड एंड ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, है ना। और ये जो है एनफील्ड राइफल्स बोला गया इन बुलेट्स को, ठीक है। तो नंबर वन ये र्यूमर था या फिर सच्चाई थी, वी डोंट नो, ठीक है, हम चेक नहीं कर सकते। पर इस चीज का एविडेंस जो है वो मिलता है बाय द कैप्टन राइट, ठीक है। कैप्टन राइट जो है हमारे एक आर्मी के ऑफिसर थे ऑफ द ब्रिटिशर्स। इन्होंने बताया जनवरी 1857 के अंदर क्या हुआ। एक इंसिडेंट होता है, ठीक है। एक लो कास्ट का पर्सन एक ब्राह्मण सिपाही से पूछता है कि आप प्लीज मुझे ये पानी दे दीजिए, ठीक है, जो आपके लोटा के अंदर है, ठीक है। LOTA, लोटा मीन्स अ यूटेंसिल, आपको शेप भी थोड़ी दिख जाएगी, ठीक है। तो लो कास्ट पर्सन ने पानी मांगा, ब्राह्मण सिपाही ने मना कर दिया। अब लो कास्ट पर्सन को आया गुस्सा, उसने बोला कि यू विल सून लूज योर कास्ट, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि आप अपने कास्ट को खो देने वाले हैं। कैसे खोएंगे आप ये चीज, अपनी कास्ट को कैसे आपसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपकी कास्ट, ठीक है। व्हेन यू विल बी आस्क्ड टू बाइट द बुलेट्स विच आर ग्रीस्ड एंड कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो इन्होंने ये बात बोली। तो कैप्टन राइट ने बताया कि ऐसा इंसिडेंट हुआ था और इस ब्राह्मण सिपाही ने और लोगों को बताया और सिपाहीज को बताया। फिर ये बात जो है बहुत ज्यादा फैल गई। सेकेंड जो रूमर है दैट इज अबाउट द बोन डस्ट, ठीक है। काउज एंड पिग्स का जो बोन डस्ट है, हड्डी जो है, हड्डी का पाउडर जो है वो मिक्स किया गया इन द व्हीट फ्लावर, ठीक है। जो आटा होता है उसके अंदर मिक्स करने की ये बात बहुत ज्यादा फैल गई कि ब्रिटिशर्स ऐसा मार्केट में अवेलेबल आटा के साथ ऐसा कर रहे हैं ताकि हम देखो, एक्चुअल में जो आपकी क्रिश्चियंस है ना, वो चीज जो कन्वर्टिंग प्रोसेस है ना वो ऐसे ही होता है कि आप अगर मीट खा लो, ठीक है, आप अगर ये काउज का मीट खा लो, मतलब आप हिंदू धर्म जो मानता है कि काउज जो है वो काफी ज्यादा सेक्रेड है, अगर आप उसके खिलाफ कर दो मतलब आप हिंदू नहीं रहे। तो वही चीज मन में डर था लोगों के, ठीक है, कि बोन डस्ट को जो है मिक्स कर दिया आटे के साथ। उसके बाद एक प्रोफेसी के बारे में मिलता है एविडेंस की किसी एक पर्सन ने ऐसी भविष्यवाणी करी थी कि ये जो ब्रिटिश रूल है वो एक सेंटेनरी के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेंटेनरी का मतलब होता है 100 साल, आफ्टर 100 years। तो बैटल ऑफ प्लासी जो है कब हुई थी, 23 जून 1757 के अंदर हुई थी, ठीक है। तो इस टाइम में जो है मतलब ब्रिटिशर्स एक तरह से काफी आ गए थे इंडिया के अंदर। अब यहाँ इस टाइम से शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स का रूल। तो किसी पर्सन ने ये भविष्यवाणी की कि आफ्टर 100 years, मतलब 23 जून
अब 100 प्लस करोगे तो 1857, मतलब इस टाइम में ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। तो लोग बड़े खुश थे कि शायद ऐसा ही हो जाए, तो सारे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द रिवोल्ट। ठीक है, उसके बाद एक और बात है, इंसिडेंट जिसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता किसी को। ठीक है, मतलब एक्चुअल में हिस्टोरियंस को भी समझ नहीं आया कि ये प्रोसेस क्या चल रहा था। क्या हो रहा था कि कोई एक विलेजर जो है दूसरे गांव में आएगा। ठीक है, एक रोटी लेकर विलेज के वॉचमैन को वो चपाती दे देगा और कहेगा 5 और बनाकर अगले विलेज में जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। पर इस चीज का लॉजिक हमें नहीं क्लियर हुआ, तो आपने समझ लिया कि रूमर्स और प्रोफेसीज कैसी थी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि लोग बिलीव ही क्यों कर रहे थे इन प्रोफेसीज के अंदर, है ना। व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर्स, ऐसा क्या हो रहा था कि क्या लोग देख नहीं पा रहे थे कि ये झूठ है या सच है। ठीक है, देखिए हम फैक्ट चेक नहीं कर सकते कि एक्चुअल में ये बातें जितनी भी, ये कार्टरेज वाली बात, बोन डस्ट की, ठीक है, ये प्रोफेसी हुई थी जो बैटल ऑफ प्लासी वाली, ये सच है या नहीं। परंतु हम ये देख सकते हैं कि ये सारी जो बातें थी ना, दे वर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द फेथ ऑफ द पीपल। ठीक है, जो विश्वास था, धर्म के ऊपर विश्वास था, उससे फियर कि हम क्रिश्चियंस बना दिए जाएंगे, सस्पिशन। ठीक है, ब्रिटिशर्स पहले ही इतने ज्यादा ओप्रेसिव थे और ऊपर से धर्म के ऊपर इंडियंस आर वेरी मच कनेक्टेड टू रिलीजन, है ना। तो उसी बात के लिए लोग काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड थे। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं कि ये बात को थोड़ा प्रूव करने वाले हैं कि ब्रिटिशर्स कुछ ऐसे काम कर ही रहे थे जिसकी वजह से इंडियंस को ऐसा लग रहा था कि ये एक्चुअल में सच बातें हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे वर एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द इंडियन कल्चर। ठीक है, इंडिया के कल्चर को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। देखो इसके 3 एविडेंसेस हैं कि ऐसा हो रहा था। नंबर 1 है गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है, इन्होंने एक रिफॉर्म टाइप का, एक रेवोल्यूशन, क्रांति करने की सोच ली इंडिया के अंदर। क्या कि हम इंडिया को एजुकेट करेंगे, इंडिया को अपने जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बहुत 3 टाइप के काम किए। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू करा इंडिया के अंदर। ठीक है, वेस्ट का क्या मतलब होता है, जो आपका यूरोप का साइड है, अमेरिका का साइड है। ठीक है, वहां की एजुकेशन इंडिया में लानी शुरू करी। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाई जहां पर साइंस और लिबरल आर्ट्स पढ़ाई जाए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सती को अबॉलिश किया इन 1829। ठीक है, 1829 में सती प्रैक्टिस, आपको पता होगा सती प्रथा क्या था कि जब भी किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उस लेडी को हस्बैंड की चिता के ऊपर, चाहे वो मतलब जिंदा ही जला दिया जाता था। ठीक है, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उस लेडी को जला दिया जाता था। तो ये क्या है, हिंदूज की प्रैक्टिस थी। लोग इस चीज को मानते भी बहुत थे। तो उन्हें क्या लगा कि ब्रिटिशर्स ने सती को बंद कर दिया और विडो रीमैरिज को अलाउड कर दिया। कब किया था? 1829 के अंदर। तो हिंदूज को काफी झटका लग गया। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल लोगों को भी बहुत ज्यादा जो है ये डिससेटिस्फैक्शन हुई कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर रहे थे, जो आपके राजा है ना, राजा को हटा रहे थे और खुद जो है रूल करना इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, दे वर एक्चुअली अनेक्सिंग द टेरिटरीज, मतलब वो जो है अपना अधिकार जमा रहे थे अलग अलग किंगडम्स के ऊपर, जैसे अवध के ऊपर, झांसी, आपको पता है झांसी की रानी है ना। अवध जो रीजन है वो यूपी बिहार के एरिया के आसपास है। उसके बाद सतारा, ये सारे जो रीजन है यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल जो है वो कर लिया। अब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ब्रिटिशर्स वाली, टैक्स भी ज्यादा ब्रिटिशर्स वाले, लोग बड़े परेशान। ठीक है, उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगी थी इंडिया के अंदर। मिशनरी का क्या मतलब होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग आए और वो अपने धर्म के बारे में प्रमोशन करें, कहें कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से वो लोगों से बात करें कि उन्हें जो मिशनरीज का रिलीजन है, जो उनका फेथ है, वो पसंद आने लगे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो यहाँ पर आने लगी थी। तो आप देख सकते हो क्रिश्चियनिटी,
वेस्टर्न कल्चर को कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इंडिया के किंगडम्स को खत्म किया जा रहा है। लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुके थे कि हमें ये यही करना चाहते हैं, इसलिए पहले इतना सब कुछ हो लिया था। तो ये जो र्यूमर फैल रहे थे, जो प्रोफेसीज हो रही थी, लोग इनमें भी बिलीव कर रहे थे। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक पैटर्न ऑफ रिवोल्ट, है ना। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। वी आर मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज अवध इन रिवोल्ट। अभी आपने पढ़ा है कि अवध के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो गया था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, हम वो पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, अवध देखिए, अवध जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 टॉपिक है अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे। ठीक है, एक दिन ये ऐसी, अवध एक ऐसी जगह है, एक ऐसी चेरी है जो हमारे कंट्रोल के अंदर आ ही जाएगी, जो हमारे माउथ के अंदर आ ही जाएगी। ये जो है स्टेटमेंट है बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी जो है, इनका काफी बड़ा रोल रहेगा कि अवध को अपने कंट्रोल में ले आएंगे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जो अवध है उस टाइम पर बहुत ज्यादा मतलब एक प्रॉस्परस जगह थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत ज्यादा अच्छी थी। ठीक है, यहाँ पर कॉटन और इंडिगो जैसी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत अच्छी सॉइल थी। यहाँ पर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी एक तरह से मार्केट थी, इसलिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम यहाँ के किंग को हटा दें और खुद कंट्रोल करने लगे। ठीक है, अब ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं, ये जो कह रहे हैं ना, ही इज सेइंग दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन 1851। ठीक है, और ऐसा एक्चुअल में हो जाएगा, अवध को डायरेक्ट कंट्रोल में ये ले लेंगे इन 1856। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, शुरुआत हो रही है कि अवध को अपने अंडर करना है। कब होगी? 1801 के अंदर शुरुआत हुई। यहाँ पर 1801 के अंदर सब्सिडियरी अलायंस जो है वो लगा दी गई। सब्सिडायरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बनाया है, डिवाइस किया गया है बाय लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, याद रखना है, लॉर्ड डलहौजी ने तो अवध को कंट्रोल करने का काम किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सिस्टम बनाया था जिसे कि सब्सिडियरी अलायंस बोला गया। कब बनाया था? 1801 के अंदर यहाँ पर सब्सिडायरी अलायंस लगाया गया था अवध के अंदर। इससे 3 साल पहले ही बनाया था ये सिस्टम। ठीक है, मतलब 1798 के अंदर, याद रहेगा। ओके, नाउ अब देखो ये होता क्या है, ये कौन सा सिस्टम है ये सब्सिडायरी अलायंस। देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ ये है कि ब्रिटिशर्स का पूरा कंट्रोल कर देना पूरे रीजन के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर 4 हमारी कंडीशंस हैं कि क्या होगा कि आपका जो अवध है उसे चाहे इंटरनल कोई प्रॉब्लम हो, मतलब अवध के अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो, या फिर बाहर एक्सटर्नल थ्रेट हो कोई, तो कौन उसे संभालेगा? ब्रिटिशर्स संभालेंगे। ठीक है, अब देखो कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो अटैक होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? हमें आर्मी चाहिए होती है। तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, वहां पर क्या होगा? ब्रिटिशर्स की आर्मी होगी, देयर विल बी ब्रिटिश आर्म्ड कंटिजेंट। आप सिर्फ इसे आर्मी कर सकते हो। ब्रिटिश आर्मी जो है अवध के अंदर रहने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद देखो आपने समझ लिया, बाहर से कोई अटैक हुआ, अंदर कुछ हो गया, उसके लिए आर्मी चाहिए। आर्मी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। उस आर्मी को मेंटेन करने के लिए ये जो रिसोर्सेज कहाँ से आने वाले हैं? ये अवध ही देगा। ठीक है, ये अवध के लोग देंगे, वो टैक्सेस भरेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर अवध के राजा जो है कोई भी एग्रीमेंट करना चाहते हैं किसी और राजा के साथ, या फिर कोई वॉर करने वाले हैं, तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स से वो पूछेंगे। ठीक है, तो ये थी सब्सिडायरी अलायंस, इसे याद रखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखो सब्सिडायरी का मतलब होता है सहायक। ठीक है, सहायक का क्या मतलब होता है कि आपने ना अवध के राजा और सिस्टम को अपना सहायक बना लिया और आप खुद ऊपर चढ़ गए हो उनसे। ठीक है, ये ऐसे याद रखोगे आप। अब देखो ये जो सब्सिडायरी अलायंस जो है
यहाँ पर लागू कर दी गई इन 1801। इसके इम्पैक्ट क्या हुए, देखो अब ब्रिटिशर्स की आर्मी आ जाएगी ना अवध के अंदर, तो क्या होगा, मिलिट्री फोर्स जो है, जो किंग की है, ठीक है, उसे डिसबैंड करना पड़ेगा, ठीक है, उसे जो है सेपरेट करना पड़ेगा, एक तरह से खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिडेंट आएंगे, मतलब कि एक ऑफिसर आने वाले हैं जो कि गवर्नर जनरल भेजेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और सब कुछ ब्रिटिश रेजिडेंट देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ के किंग कौन थे, नवाब थे, ठीक है, पूरा नाम आगे पढ़ेंगे। नवाब वाजिद अली शाह थे। नवाब वाजिद अली शाह जो हैं वो डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। कुछ भी करना है तो पहले ब्रिटिशर्स से पूछेंगे, नवाब का कोई कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है। अब क्या होगा, 51 के अंदर क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा बोला था कि अवध इज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे, और क्या हुआ, 5 साल बाद सच्ची में ये चेरी जो है उनके माउथ में आ गई। मतलब कि जो अवध है वो बिल्कुल कंप्लीटली, इस राजा को भी साइड में कर दिया, ठीक है, राजा को भी बिल्कुल थोड़ी सी पावर थी वो भी हटा दी, एंड द अवध वाज फॉर्मली एनेक्स्ड इन 1856, ठीक है। तो 1801 के अंदर कहानी शुरू हुई और 1856 के अंदर जो है बिल्कुल फॉर्मली जो है अवध आ गया ब्रिटिशर्स के अंडर। फाइन, अब हम आगे पढ़ेंगे द टॉपिक लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसका क्या मतलब है कि वाजिद अली शाह को अब वो बाहर भेज देंगे। आपको पता है 1856 के अंदर क्या हो रहा है, राजा को भी कुछ नहीं समझ रहे ब्रिटिशर्स, उन्हें भी साइड में कर देंगे। अब देखो, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी का ये जो एनेक्सेशन था ये किस बात के ऊपर बेस्ड था, ठीक है, अवध के ऊपर क्यों कंट्रोल कर रहे थे, ये कह रहे थे कि अवध के जो राजा हैं, मतलब नवाब वाजिद अली शाह हैं, वो अवध के अंदर मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें कुछ संभाला नहीं आता और ये बहुत ज्यादा अनपॉपुलर रूलर हैं। पर ऐसा एक्चुअल में नहीं था। नवाब को बहुत ज्यादा लोग जो हैं एक तरह से प्यार करते थे, उनके साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, ठीक है। तो अब नवाब को डीथ्रोन कर दिया, मतलब गद्दी से उतार दिया, उन्हें जो है एग्जाइल में भेज दिया गया। मतलब एग्जाइल मतलब कि जब आपको अपनी ही कंट्री छोड़ के कहीं और जाना पड़े, ठीक है, तो इन्हें कहा गया आप कैलकाटा चले जाओ, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर है जो, वहां पे चले जाओ। तो अब क्या हुआ, लखनऊ से नवाब जो है वो चले और कानपुर तक जो है कई सारे लोग इनके साथ बहुत ज्यादा सैड सॉन्ग्स गाते हुए, ठीक है, इन्हें छोड़ के आए कानपुर तक, फिर ये कोलकाता अपने आप चले गए, ठीक है। अब देखो लोगों के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अगर राजा चले गए मतलब आपका दरबार जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, कोर्ट खत्म हो गई। कोर्ट के अंदर काफी सारे होते हैं, आपको पता है दरबारी होते हैं, ठीक है, राजा के कुछ ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स का कोई काम नहीं रहा, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अब कोर्ट के अंदर क्या होता है, काफी ज्यादा कल्चर जो है हमारा वो दिखता है, ठीक है, कई म्यूजिशियन आते हैं राजा को प्रसन्न करने के लिए, डांसर्स आते हैं, पोएट्स आते हैं, आर्टिसंस आते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं जो अलग अलग सामान है ना, आर्टिसंस उन्हें बोलते हैं, कुक होते हैं, ठीक है, ये सारे अनएम्प्लॉयड हो गए। इंडिया का कल्चर जो है एक तरह से अवध में खतरे में आ गया, लोग बहुत परेशान, ठीक है। अगला टॉपिक हम करेंगे अगले वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस, दैट एक्चुअली मोटिवेट्स मी टू डू मच बेटर। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, स्टे सेफ।